आज इस इमारत में दिल्ली विधानसभा का संचालन होता है, लेकिन इसका महत्व न तो केवल दिल्ली तक सीमित है और न ही सिर्फ वर्तमान तक। ये इमारत हमारे आधुनिक लोकतंत्र का केंद्र रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिसकी शुरुआत कई शताब्दियों पहले हुई थी और जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 12 दिसंबर 1911 तीसरे दिल्ली दरबार की ठिठुरती हुई सुबह में किंग एम्परर जॉर्ज पंचम की गूंजती आवाज, अब से भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। राजा महाराजा, गर्व से तने ब्रिटिश अफसर और हतप्रभ दिल्ली वाले सब साक्षी बने। जिन गलियों ने 1857 में साम्राज्य की नींव हिला दी थी, वही दिल्ली फिर सत्ता का दिल बन गई। राजधानी को नए ठिकाने की दरकार थी। ब्रिटिश आर्किटेक्ट ई मॉन्टगेयू थॉमस ने 1912 में चंद्रावल गांव की मिट्टी पर खूबसूरत सफेद रंग का वैधानिक महल रचा। सेठ फतेहचंद की निगरानी में सैकड़ों मजदूरों ने महीनों में ही ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल खड़ी कर दी। आज का वही पुराना सचिवालय जहां साम्राज्य के फरमान और स्वराज के स्वप्न पहली बार आमने सामने आए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों ने देश के प्रशासन में निर्वाचित भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। परिणाम स्वरूप परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ी। परिषद की गतिविधियां 1913 में आरंभ हुई। 1914 से 18 का प्रथम विश्व युद्ध इसी इमारत में गूंज उठा। 28 अप्रैल 1918 को वायसराय ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की भर्ती पर विचार के लिए इसी दिल्ली विधानसभा भवन में युद्ध सम्मेलन आयोजित किया। महात्मा गांधी ने सम्मेलन में पहुंचकर युद्ध में भारतीय भागीदारी पर सहमति व्यक्त की। भारत ने मोर्चों पर 13 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे, 74,000 जवान घर न लौटे। लेकिन देश ने अंग्रेजी हुकूमत से सवाल किया, इस बलिदान के बाद स्वशासन कब? युद्ध के बाद भी दमन कम न हुआ। मार्च 1919 का रॉलेट बिल, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, न अपील, न दलील, न वकील। गांधी जी दर्शक दीर्घा से बहस देख रहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 4.5 घंटे गरज कर कहा, यह काला कानून है। मगर बिल पास हो गया। दिल्ली समेत देश की गलियां सुलग उठी। संसद से शुरू हुआ यह विरोध समूचे भारत की सड़कों पर फैल गया। अब भारत चुप रहने वाला नहीं था। गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन का आह्वान किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांत भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई। कराहों की गूंज काउंसिल तक पहुंची। भारतीय सदस्यों ने ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम ललकारा। ये इमारत आज भी वो चीख महसूस करती है। अंग्रेजी हुकूमत को रॉलेट एक्ट वापस लेना पड़ा। इसी उबाल में ब्रिटेन ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का चारा डाला। 1919 के कानून ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई। ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट और निर्वाचित सदन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट की बैठक मेटकॉफ हाउस में होती थी, जो आज दिल्ली में ब्रिटिश प्रशासन की सबसे पुरानी बची हुई निशानी है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसी भवन में बैठने लगी। मंच सीमित था और आवाज पहली बार औपचारिक रूप से गूंजने लगी, और उसी मंच पर चमकने वाला था एक नया सितारा, विट्ठल भाई पटेल। जैसे उनके छोटे भाई सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाए गए, वही विट्ठल भाई पटेल ने संसद से सड़क तक अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 22 अगस्त 1925 को गर्मी की राजधानी शिमला में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। ब्रिटिश चाहते थे कि यह पद राज समर्थक व्यक्ति को मिले, लेकिन राष्ट्रवादियों ने अपने प्रत्याशी के रूप में विट्ठल भाई पटेल को चुना।
बॉम्बे काउंसिल में उनके विवेकपूर्ण नेतृत्व की मिसाल पहले ही स्थापित हो चुकी थी। वो मात्र 2 वोटों के अंतर से विजयी हुए, जो आज भले छोटी बढ़त लगे, लेकिन उस समय राष्ट्रवादियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक और वैचारिक जीत थी। ठीक 100 वर्ष पूर्व 24 अगस्त 1925 को खादी में लिपटे हुए विट्ठल भाई जवेर भाई पटेल ने असेंबली के पहले निर्वाचित भारतीय प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाला। नियमों की बारीकी, तटस्थता और राष्ट्र प्रेम से उन्होंने सदन को नई गरिमा दी। अलग सचिवालय, स्पष्ट प्रक्रियाएं, शोर रहित बहसें, उनकी जीत ने भारत की औपनिवेशिक छाया से निकालकर जनता के हाथ में सौंपने की राह खोल दी। उनके मध्यम मगर दृढ़ हथौड़े ने लोकतंत्र का बीज बोया, जो आज भी लहलहा रहा है। वे सदन की गरिमा के प्रतीक बने। परंपरा तोड़ते हुए वायसराय के आगमन पर कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया और उन अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से टोका जो अनुमति के बिना कक्ष छोड़ते थे। इससे संदेश गया कि अध्यक्ष ताज के नहीं, सदन के प्रति जवाबदेह हैं। रायसीना हिल पर संग संग बंद थे खंबे। 18 जनवरी 1927 को नया काउंसिल हाउस खुला। केंद्रीय असेंबली वहां ट्रांसफर हुई और पुराना भवन ओल्ड सेक्रेटेरिएट बन गया, और इसकी दीवारों में वो बहसें हमेशा गूंजती रहेगी। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव पेश किया। भारी समर्थन से प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेजी सरकार ने समर्थन का मसौदा पेश करना चाहा। अध्यक्ष पटेल ने दस्तावेज उठाया और कहा, द साइमन कमीशन इज आउट ऑफ ऑर्डर, और अंग्रेजी सत्ता को कानूनी पटकनी दे दी। भारतीयों ने देखा सदन भी लड़ाई का मोर्चा बन सकता है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन की कमान संभाली। संसद में उनका प्रखर विरोध इस ब्रिटिश चाल के खिलाफ गूंज उठा और उसकी प्रतिध्वनि सड़कों पर भी सुनाई दी। 8 अप्रैल 1929 दर्शक दीर्घा से 2 हल्के बम। इनकलाब जिंदाबाद। विधानसभा पर बमबारी के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जानबूझकर गिरफ्तारी देते हैं। अध्यक्ष पटेल कार्रवाई रोकते हुए कहते हैं, इन आवाजों को सदन सुनेगा। बाद में उन्होंने काला सुरक्षा विधेयक रद्द कर दिया। विट्ठल भाई पटेल की विरासत हर गैलरी में सांस लेती है। स्पीकर की निष्पक्षता, असेंबली की सर्वोच्चता और जनहित सर्वोपरि। उनके नियमों ने अध्यक्ष को सदन की आत्मा का रक्षक बनाया। लोकतंत्र की ये दीवारें आज भी उन्हीं आदर्शों पर खड़ी है। ये भवन मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास जैसे महान विभूतियों की विरासत भी अपने भीतर समेटे हुए है। 1930 में विट्ठल भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Visit Nehru to talk about her husband's arrest, Kasturbai to be with Gandhi. Married to Gandhi when he was only 13, they had grown close until they seemed one. And India called her Ra, mother, as they called Gandhi Papu, the father. Congress leaders too waited, already talking as they came down the gangplank. Gandhi with Mrs. Nehru and the streets were crowded in a demonstrated joy and relief at his return. Bapu, the father, was home. Wherever he went, there were rejoicing crowds. Everywhere he was garlanded, the traditional garland to show honor and respect, the symbol of love and reverence. Crowds stood waiting to see him. They felt the actuality of his love for them and returned it. They had poured out to him their hungers and needs and fears, and he had become their voice. They watched from the tops of the building. The women were holding up their children to see him. To see a wise man in action gives wisdom a blessing, it is said in India. Crowds surging forward so that his talk had hardly moved. The cry went up, Gandhi Ji Ki Jai.
victory to come. Word regarding the recent past by Mahatma Gandhi. It has been made to appear by the British press and the British public man that Mahatma Gandhi is opposed to the political representation of the untouchable. Nothing is further from the truth. As a matter of fact, Mahatma Gandhi is prepared to give more representation to the depressed classes than what the award gives. He objects to the method by which that representation is proposed to be secured by the award. 1933 उनके निधन पर लगभग 3 लाख लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। प्राण त्यागने से पहले देश के नाम उन्होंने संदेश दिया, Give my blessings to all my countrymen and all my friends of India throughout the world. Before I die, I am praying for the early attainment of India's freedom. उन्होंने जो संसदीय परंपरा स्थापित की वो आज भी जीवित है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। कहा जाता है ना कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। ये सिद्ध करके दिखाया वीर विठल भाई पटेल ने। 3625 रुपये सैलरी मिलती थी, 400 रुपये किराया देते थे मकान का, 1600 रुपये अपने खर्चे के लिए रखते थे और बचे हुए 1600 रुपये गांधी जी को चेक से भेज देते थे। एक इमारत ने गुलामी की बेड़ियां देखी, आज वहीं आजादी का उजाला भी देखती है। विठल भाई के संयम और भगत सिंह की दहाड़ हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र ईंट पत्थर से नहीं जनतंत्र से बनता है। पर इसकी दीवारों में वे बहसें हमेशा गूंजती रहेंगी।